बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, कल से एक खबर ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा रखी है, वो ये कि इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान पीटीआई की जानिब से चलने वाली एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अलीमा खान ने कल अपने भाई से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया था कि जो उनके बेटे हैं कासिम और सुलेमान, वो पहले अमेरिका का दौरा करेंगे और फिर उसके बाद एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल बानी पीटीआई के साहबजादों की एहतजाजी तहरीक पर जो शमूलियत की खबर है, उस पर हुकूमती वज़रा की जानिब से भी सख्त रिएक्शन सामने आया है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उन्हें गिरफ्तार करना हुकूमत के लिए उतना ही आसान होगा? क्या इमरान खान के बेटों का ये हक नहीं कि वो अपने वालिद के लिए तहरीक चलाएं, जिसके ताने मरीम नवाज साहिबा अक्सर और बेशतर देती रही हैं कि इमरान खान दूसरों के बच्चों से एहतजाज करवाते हैं जबकि उनके बच्चे अपने बरतानिया में पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब अगर वो पाकिस्तान आकर एहतजाज के लिए हिस्सा लेना चाहते हैं तो हुकूमत को मसला क्या है, क्यों है? जहां इस पर बात होगी वहीं पर यह जानने की भी कोशिश होगी कि इस मज़ाहमत करनी है या फिर मफाहमत करनी है। क्यों ताहाल पीटीआई अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रही है। पार्टी के बानी इमरान खान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, जबकि पार्टी के सदर जो पीटीआई में इतने फिलहाल मुतहरिक नहीं हैं, उनका ये कहना है कि मज़ाहमत से बेहतर मफाहमत है। इस कन्फ्यूजन की वजह क्या है और क्या कासिम और सुलेमान की एहतजाज में शमूलियत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नतीजा खेज साबित होगी? इस पर प्रोग्राम के पहले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में क्लाइमेट चेंज और इससे होने वाले असरात को डिस्कस किया जाएगा। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी इससे शदीद नबरदाज़मा है। सख्त गर्मी के बाद गैर मामूली बारिशें हुई, जिसके बाद सैलाब ने तबाही मचाई और फिर हमने देखा कि ये हर साल की कहानी है। चाहे कोई भी हुकूमत हो, सैलाब से होने वाली तबाही से बचने के लिए देर पा हिकमत अमली क्यों नहीं बना पाती। ना सिर्फ ये जानेंगे बल्कि आखिर में आपकी तवज्जो कराची में होने वाली हुमैरा असगर की मौत पर भी दिलवाएंगे, क्योंकि इस मौत के बाद हमारे मुआशरे को लेकर बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। और हत्ता कि जब सुबह एक खबर मेरी आंखों से गुजरी कि हुमैरा के वालिद साहब ने उसकी लाश को वसूल करने से इनकार कर दिया, तो यकीन जानिए एक लम्हे के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है। इन तमाम टॉपिक्स पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब और अनवर रज़ा साहब। अच्छा, इससे पहले कि मैं सियासी मंजरनामे की तरफ बढ़ूँ, मैं चाहूँगी कि ज़रा मरीम नवाज साहिबा जो बातें किया करती थी उसका एक हवाला आपको सुनवाऊँ, ज़रा सुनिए। नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाएं, खुद आराम से बैठे। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाएं, खुद आराम से बैठे। वो आप जी, ये तो थी मरीम नवाज की वो गुफ्तगू जो वो ये कहा करती थी कि इमरान खान के बच्चे क्यों पाकिस्तान आकर इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर बड़ी सुखी ज़िंदगी गुजारे हैं। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल रात एक गुफ्तगू की है टीवी टॉक शो में, वो भी सुन लीजिए। जी, अभी दो सूरत हाल हैं। पहला तो ये कि आने पर मसला था कि आ नहीं रहे, अब आ रहे हैं तो एतराज़ है, और फिर जब आ रहे हैं तो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रज़ी साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, ना सिर्फ मुझे आपसे इसके ऊपर ओपिनियन लेना है बल्कि मुझे ये भी बताइएगा, कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने से एहतजाजी तहरीक जो है, आपको लगता है कि वो नतीजा खेज साबित होगी? देखिए, पहले आप अच्छा होता कि अपना उनसे ले लेते, राना साहब से, इसार राना साहब से, क्योंकि अच्छा, मुझे इसार राना साहब के पास अभी हमें सुन नहीं पा रहे। अच्छा, ऑडियो का इशू, वरना मैं जरूर चली जाऊंगी। देखिए, जहाँ तक बात है कि अभी सिर्फ ये ऐलान हुआ है और ऐलान भी गैर सियासी साइड से हुआ है, फैमिली की साइड से हुआ है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके ऊपर कुछ नहीं दिया कि हम इसे एक हकीकत समझ के, इसको हकीकत मान के इसके ऊपर तबसरा करने की बात करें। जहाँ तक किसी भी गैर मुल्की के पाकिस्तान, कल सलमान अकरम राजा ने भी आज सुबह इस पे गुफ्तगू की, शेख वकास अकरम ने भी इस पे बात की और दीगर और लोग भी इस पे बात करना शुरू कर दी। वो अलग बात है, वो आते नहीं आते वो दोबारा बात की बात है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की जो है वो आते रहे हैं, गैर मुल्की शहरियत के हामिल लोग, और यहाँ पे बाकायदा एहतजाज करते रहे हैं, सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगाते रहे हैं और फिर कनाडा पलट जाते रहे। ये हमारे मुल्क की तारीख तो है कि यहाँ पे आके है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं
उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर गैर मुल्की आके पाकिस्तान के अंदर कोई शरपसंदी की या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर शरीक नहीं हो सकते तो वो फिर कैसे आए? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अब अगर हम देखें तो बाकी सारे एहतजाज और बाकी सारी कार्रवाइयाँ तो पीटीआई ने करके देख ली, उनके नताइज बरामद नहीं हो पाए कम अज़ कम मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के सामने, और बराह रास्त मुज़ाकरात भी करने की कोशिश करके देख ली। अब ये भी करके देख लिया जाए, लेकिन इसमें सर इससे तहरीक कमजोर होगी या मजबूत होगी? रिजवान अजीज साहब आएंगे तो फिर उसके बाद ही देखा जाएगा कि मजबूत होती है या कमजोर, और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिलता है। और जैसा कि आपने मरियम बीबी का सुनाया है, सर, ये तो एक है, ऐसे दर्जनों उन्होंने जी ये जो उनके पॉलिटिकल राइफल है, ये तभी डिनाई किए जा सकेंगे ना जब वो आएंगे। अभी तो सिर्फ खबर आई है ना, तो खबर जो है उसके ऊपर हम बात कर लेते। देखिए, आएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाहिर है कि ज़्यादा होंगे। जो पार्टी के लवर्स हैं, जो उसकी क़यादत के साथ प्यार करते हैं, वो उनको देखने के लिए आएंगे, और यकीनन वो ज़्यादा मॉब को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिवली जो मौजूदा सियासी क़यादत है वो तो देख चुकी है कि वो सड़क को कितना गर्म कर सकती है, नंबर एक। नंबर दो, ये मुहर्रम से पहले एक बयान जो है वो जियो से चला था, मुझे नहीं पता उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मैंने तो क्लिप देखा था कि ये वाली तहरीक जो है, मुहर्रम के बाद वाली तहरीक जो है वो मुलतवी करने का भी एक बयान उनके हवाले से चला था कि वो मुहर्रम के बाद कोई तहरीक नहीं चल रही। तो बहुत सारी मुख्तलिफ ख्यालात या मुख्तलिफ नज़रियात जो हैं वो सामने हैं हमारे। तो राना सनाउल्लाह साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि आने दें और आके उनको लीड करने दें। पहले भी तो ये रवायत मौजूद है ना पाकिस्तान के अंदर। ठीक। अच्छा, इसार राना साहब, पहले हुकूमत का कहना कि आते नहीं, बच्चे बाहर बैठे हैं, अब जब आ रहे हैं तो हजम नहीं हो रहा। अभी रजी साहब ने भी कहा ना कि देखें, अभी तो देखना है कि वो आते भी हैं या नहीं आते, भी तो सिर्फ एक खबर ही आई है, वो नहीं आए। तो सर, अभी सिर्फ खबर ही आने की देर थी, तो आप कल देखें, ख्वाजा आसिफ का बयान उठा के देख लें, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू देख लें, अज़मा बुखारी साहिबा के देख लें, और इसके अलावा मुतअद्दिद रहनुमा कहीं अगर टॉक शो में बैठ के बात नहीं करे तो उनका ट्विटर गर्म है कासिम और सुलेमान के हवाले से। देखें, एक बात को जरा समझें, ये जो दोनों बेटे हैं ये अपने बाप के लिए आ रहे हैं। वो चेयरमैन पीटीआई तो बाद की बात है ना। पहला नंबर तो ये कि वो अपने बाप के लिए आ रहे हैं जो 2 साल से जेल में है और जिसके ऊपर 200-250 मुकदमात हैं और जिसके साथ नारवा सलूक हो रहे हैं। तो इसको क्यों इस तरह लिया जा रहा है कि वो सियासी तहरीक की क़यादत करने आ रहे हैं? वो अपने बाप के लिए आ रहे हैं, अपने बाप को छुड़वाने की एफर्ट करने के लिए आ रहे हैं, जो उनका हक है। और हर बेटे को ये हक है कि वो अपने बाप की फाइट करे, वो अमेरिका जाएं, जाके वहां करें, यहाँ आए, जो मर्जी करें। लेकिन एक बात आप जरा समझें कि ये बात तय हो गई कि इमरान खान की तहरीक में अगर ये 2 बच्चे आएंगे तो फिर अभी जो आप ट्विटर गरम है और बाकी बयानात से अंदाजा कर लें कि एक बौखलाहट का शिकार तो हुकूमत हो गई भी है। और वो बाकायदा पूरी तैयारी से आ रहे हैं। पिछले 1 साल से वो उर्दू ट्यूटर उनके साथ है जिससे वो उर्दू सीख रहे हैं। इतनी तो सीख ही जाएंगे जिससे वो अपनी बात कन्वे कर सके। तो वैसे भी पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने कहीं और जाना है, वो अमेरिका जाएंगे, रीमा खानम साहिबा ने कहा, उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। अमेरिका जाने के पीछे आपको क्या स्ट्रेटेजी नजर आती है? क्या किसी हद तक मौसर होगी? क्योंकि इससे पहले भी कोशिश तो बहुत की गई, वहां पर भी मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप से भी खास उम्मीदें थी। कासिम और सुलेमान ऐसा क्या बेहतर कर सकते हैं उनसे हटकर? डेफिनेटली उनका एक बहरल खानदानी बैकग्राउंडर तो है, एक उनका कदकाठ तो है, और वो कदकाठ जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे और उन्हें करना चाहिए अपने बाप की बका के लिए, उसकी बचत के लिए। मैं तो बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि उन्होंने दे रहा है दुरुस्त आयत, बिल्कुल ठीक है कि वो मैदान में कूद रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप है पीटीआई की वो तो सारी ये तय कर चुकी है कि हमने इमरान खान को रिहा नहीं होने देना, बजाय इसके कि वो ये कोशिश करते कि इमरान खान रिहा हो। और दूसरी चीज़ ये जो ये मुसलसल चल रहा है कि जी वो गैर मुल्की हैं और वो ऐसा है वैसा है, तो मुझे ये बताएं कि जो हमारे वजीर ख़जाना उनके पास पासपोर्ट कहाँ का है, शनाख्ती कार्ड?
ये मुइन कुरैशी जब वजीर आजम पाकिस्तान बने थे तो वो क्या पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे? वो ये शौकत अजीज जब वजीर आजम बने थे तो क्या पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे वो? या जब हसन हुसैन ने ये कहा था कि भाई हम तो ब्रिटिश नेशनलिस्ट हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये पाकिस्तान के जो दौरे होते हैं हुकूमतों के, उसमें ये कैसे जा रहे हैं ये सारे लोग? किस तरह से ये वहां पे खड़े होते हैं और सरकारी दौरों के अंदर वो जाके वो सरकारी वफद का हिस्सा होते हैं अगर उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है? तो इन दोनों की दफा ही ये हमें याद आना है कि जी ये तो ब्रिटिश पासपोर्ट था है या ये गैर मुल्की है। तो ये हमारा गवर्नर स्टेट बैंक जो थे वो कहाँ से आए थे? क्या उनके वो पाकिस्तानी शहरी थे? ठीक है। या मौजूदा वजीर खजाना जो है वो पाकिस्तानी शहरी हैं? ठीक तो है। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों की आमद से जो पीटीआई को एक बूस्ट चाहिए था वो तो मिल गया। तहरीक के हवाले से जो उन्हें एक अच्छा स्टार्टर चाहिए था वो मिल चुका है। अब आगे वो आएंगे, अभी लंबा प्रोसेस है। जब हाँ, वो आएंगे, मैंने इसके ऊपर भी आना है, मैं आती हूँ मजीद आगे गुफ्तगू करती हूँ। जरा अभी स्पेसिफिकली इस हिसाब से अनवर रजा से भी बात कर लूँ। अनवर रजा, इसारा ने कह रहे हैं कि जो कल से लेके अब तक हुकूमती वज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं उससे तो एक फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट नजर आती है। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर वो दोनों किसी भी एहतजाजी तहरीक में शमूलियत कर बैठते हैं तो उसके बाद जो है वो हुकूमत को घबराने की जरूरत है? डेलिबरेटली जो स्टेट है ये जहाँ क्या है वो जानबूझकर बयान देते हैं, उसकी रीजन क्या है? आप देखिए कि जब को कामयाब करना कोई ना कोई चाहिए जिससे बूस्टअप मिले। और आप देखिए पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तरीके से क़यादत मौजूद है, इंतशार का शिकार है और उनमें की जानबूझ मुख्य घरों में तकसीम हुए हैं। अगर सलमान और डेफिनेटली इससे जान पैदा होगी। अब रफा ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? वो चाहते ये हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो हुकूमत की है वो उन पर बेल्ट किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक चलाने से पहले ही कमजोर कर दिया है अंदरूनी तौर पर, और इसके लिए उन्होंने आप देखिए उनका स्टेटमेंट कहा कि पाकिस्तान तरीके और एक्टिविटी मीटिंग उनकी तमाम कार्रवाई तो उनके पास मौजूद है। तो आप मुझे बताइए कि ये साबित क्या होता है कि वो तरीके से इस एहतजाजी तहरीक को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए वो तरह के स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं। एक बात तो ये दूसरी बात देखिए, क्या ये जुर्म है कि आप अपने जो आला पंजाब है उनको स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो लोगों को आप पे झोंक रहे हैं, जब उनका खुद बच्चे आग से झोंकने के लिए उन्होंने बुलवा आ रहे अपने वालिद के लिए। तो इसमें मुझे बताएं क्या आगे दीजिए, हुकूमत को कोई इसमें आदमी होना चाहिए। देखे ना उनका बाप है तो जेल में मुश्किल इस वक्त भी अगर उसको बेटो तो पोज देखे। ये तो बात है जो कि जनवर जो हमारी बात है जो हमारा कल्चर इसमें इसको मेरा ख्याल मुदाफा, लेकिन हुकूमत ये तरह के स्टेटमेंट देकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मौजूद की आदत को कमजोर किया जाए, उनमें इंतजार पैदा किया जाए। ज़ियाब आपको याद होगा मिनिस्टर गौहर ने इस बात को तस्लीम किया था जो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि 26 नवंबर से पहले तक की जो पोजीशन थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ बहुत मजबूत थी। एक गलत फैसले की वजह से कि आप 26 नंबर चुनने पर नहीं रुके, आप इस्लामाबाद के अंदर है, उसके बाद अक्सर तब्दील हुए। और अच्छा अनवर से यहाँ पे एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ ताकि फिर मैं रिजवान नज़ीर साराना की तरफ उस सवाल के लिए बाद में जाऊँ। मुझे ये बताइएगा, आज सदर पीटीआई परवेज इलाही साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि मज़ाहमत से बेहतर मफाहमत है। बानी पीटीआई कहते हैं कि अब मज़ाहमत ही मज़ाहमत होगी, कोई मफाहमत नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक में मफाहमत या मज़ाहमत को लेकर ताहाल गुमगू का शिकार है? नहीं जरा आप ये गुमगू का शिकार ही मेरी नजर में। आप जरा और कीजिए कि मैं किस बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ जी। अब जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट माजी में लोग रह चुके हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट से रहा है, इलाही साहब, महमूद कुरैशी साहब, इस तरह के लोग जो एस्टेब्लिशमें के करीब रहे हैं, मुख्तदर को जानते हैं, अब वो चाहते ये हैं कि किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि अब इस तय कर चुकी है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एजेंडा लेकर चलेगा, उनको शेयर नहीं करना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हर सूरत में क्रैश करना है। अब वो जो चुके एस्टेब्लिशमेंट के लोग रहे हैं वो सारी हिरार्की को एस्टेब्लिशमेंट कैसे मूव करें, इसलिए वो मुज़ाकरात की हैं और मौका। ठीक है अनवर साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा रज़ी साहब और इसार राना साहब से भी इस सिलसिले में बात कर लूं। इसलिए मुज़ाकरात ना किए जाए, वो समझते हैं मैं ताकत के जोर से मुज़ाकरात करूंगा,
ये उनकी ठीक है। गलतफहमी है। लिहाजा इस वक्त जो जेल के अंदर पाकिस्तान तरीके हिसाब से लोग हैं, उनका जो बयानिया है, जो वो बात करते हैं। ठीक है अनवर रजा, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया, मुझे आगे बढ़ने दें। रिजवान रज़ी साहब, आपको भी लगता है कि स्टिल अभी कोई कंफ्यूजन है मफाहमत या मज़ामत के बयाने में, या फिर आप परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू को किसी और पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? नहीं, पीटीआई की हमेशा पॉलिसी होती है जो सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसका और बयानिया होता है, अंदर खाने जो होता है वो उसका और बयानिया होता है, और वो दोनों वो पैरेलल लेके चलते हैं। अच्छा। और ये भी मैं समझता हूँ कि उसी का ही शाखसाना है कि एक तरफ से तो गौहर साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत के बाद ये जो लाहौर वाला है, और मैं इस पे एहतजाज करता हूँ अनवर रज़ा से कि उन्होंने लाहौर के अंदर जो कैद हैं और बाकायदा उन्हें प्रो एस्टेब्लिशमेंट कह दिया है। अब मुझे जो उनकी टूटी फूटी आवाज़ से पता चला कि जैसे लाहौर में जो पीटीआई के कैद हैं वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। अगर भाई वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते या एस्टेब्लिशमेंट के करीब होते तो वो बेचारे कोट लाखपत ना बैठे होते, पिछले 2 सालों से रिहा हो चुके होते। मैंने कहा इसको मेरा ख्याल है दुरुस्त कर लीजिएगा। मैंने कहा माजी में जो लोग रह चुके हैं, परवेज इलाही साहब, उस चुनाव में मैंने ये बात की। ठीक है। ओके। अब परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने तो आज तक मुदाहमत की कोई सियासत नहीं की, उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर उठा के देख और लीजिए, जब की तो जेल चले गए। और वो तो ये शिकवा करते हुए पाए गए कि आपने तो हमें कहा था कि इधर जाएं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट वालों को, हम आपके कहने के ऊपर उधर चले गए और अब आप हमें रगड़ा लगा रहे हैं। तो वो उनका एक और पर्सपेक्टिव है ना, वो अपना एक और बैगेज रखते हैं। इसी तरह से मुझे याद है 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो उस वक्त बानी पीटीआई भी वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने साइन किया था। अब लाहौर वाले लोगों ने आज जब ये अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि देखें वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में हुआ। अरे भाई आप उस वक्त इस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, ये उन्होंने बानी पीटीआई ने भी साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। वो अलग बात है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होने के ठीक 2 माह के बाद जो है वो मोहतरमा जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ हो गई जो दुबई में वकूफ पजीर हुए, ठीक है। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर एएनपी से लेके एमकेएम के अलावा पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको साइन किया था। ये हमें जो है वो रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेना चाहिए। सही है। एक बात, दूसरी बात, हाँ। चलिए आगे चलिए। आप बात मुकम्मल कर चुके हैं? मैंने बात मुकम्मल, ठीक है। अब इसार राना साहब, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? आपको भी लगता है कि नहीं अब बिल्कुल एक पेज पर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हाँ हमें एहतजाजी तहरीक ही चलानी है, या अभी भी कोई ना कोई कंफ्यूजन ताहाल बरकरार है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि अब तो इमरान खान के तहरीक के ऐलान के बाद क्लैरिटी आ गई है। अच्छा। और आपको ये समझ आ जाएगी कि कौन लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं पीटीआई में और कौन लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। जो लोग इमरान खान की मुज़ाहमत के साथ नहीं खड़े वो समझ लेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। और पीटीआई का एक अलमिया, बिल्कुल रजी भाई की बात ठीक है, इनके बड़ेपन को भी मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने बात करके कहा कि अब आगे चलें, नहीं तो वो बंदा लंबा बोल ही जाता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सर। तो ये बात भी मैं इनकी भाई करता हूँ कि पीटीआई का बयानिया जो वो कह रहे होते हैं कुछ और होता है और अंदर खाते कुछ और होता है। ये इन्होंने मुस्लिम लीग से सीखा। जब ये जनरल बाजवा के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे तो तभी शहबाज शरीफ साहब जो है गाड़ियों में बैठ के डिग्गियों में उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। तो ये स्ट्रेटेजी मेरा ख्याल अच्छी है नून लीग को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के पास कोई शहबाज शरीफ नहीं है। उनके पास मुज़ाहमती बयानिया तो है लेकिन कोई शहबाज शरीफ नहीं है जो ये कुर्बानी दे सके, जिसकी वजह से काम खराब हो रहा है। अदरवाइज अगर कोई शहबाज शरीफ हो तो शायद इसार राना साहब, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ बनने से पहले इमरान खान को नवाज शरीफ बनना होगा, उन्हें बीमार होना पड़ेगा, उन्हें कुछ ना कुछ रिपोर्टें जमा करवानी पड़ेंगी, अदालत को देनी होगी, तब जाके तो बनने देना किसी ने, तब जाकर तो वो फिर क्या कहते हैं स्टाम्प पेपर बनेगा 50 रुपए वाला।
नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि शहबाज शरीफ जो है ना, कोई भी बन सकता है, लेकिन इमरान खान जो है ना, वो एक ही यूनिक, एक ही पीस अल्लाह ने बनाया। हाँ, इसके बारे में मेरा ख्याल वो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट वो कोई और रंग इख्तियार नहीं कर सकता। अदरवाइज मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये सुना कि एक शख्स 2 साल से कैद है और उसे कभी बीमारी नहीं हुआ, कभी एम्बुलेंस नहीं आई, कभी उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कभी उसे खुफिया दिल के दौरे नहीं पड़े, कभी उसकी हालत खराब नहीं हुई। खुद भी कह चुके हैं कि इमरान खान से बेहतर जेल जो है वो किसी ने नहीं काटी। एनीवेज, इस सेगमेंट को मैं यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करेंगे कि जहां न सिर्फ पूरी दुनिया से बहुत बुरी तरह मुतासिर है, वहीं पर हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से इंतहाई परेशान है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बारिश और सैलाबी सूरत हाल की वजह से बेशुमार ख़ानदान एक बार फिर से अपने घरों से महरूम हैं और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। गुज़िश्ता 2-3 सालों का हवाला लें तो हर 1-2 साल बाद इस किस्म के सैलाब आते हैं और बारिशें यूं ही तबाहकारियाँ मचाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एक आम आदमी को पता है कि किन महीनों में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं, और इस दफ़ा भी एक बार फिर से एनडीएमए ये अलर्ट जारी कर चुका था कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। तो क्यों हर बार की तरह इस बार भी हुकूमती पॉलिसियाँ नाकाम हो रही है? इंजीनियर ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब वाटर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है सेगमेंट में। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर, फरमाइएगा कि बारिश को के पानी को स्टोर करने के लिए जदीद तरीके क्या वजह है कि हुकूमत अभी तक नहीं अपना पा रही है? जी, बारिश के पानी को स्टोर करने का जो सबसे मेन तरीका है वो डैम्स हैं। और डैम्स जो हैं वो एक आध दिन में नहीं बन जाते, इनके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट के होते हैं और साथ साथ चलते रहते हैं। सही। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ है कि तरबेला और मंगला डैम के बाद एक बहुत बड़ा गैप आया 30-40 साल का, कि जिसमें हमने कोई बड़े डैम नहीं बनाए और ना ही कोई छोटे डैम बनाए, जिसकी वजह से अब भी अगर हम शुरू करें इस पे धड़ाधड़ काम तो एक टाइम चाहिए होगा। तो इस वजह से ये जो गैप है, गैप की वजह से हमारे पुराने डैम जो हैं वो ऑलमोस्ट अपनी कैपेसिटी पूरी कर चुके हैं और नई स्टोरेज हमारे पास है नहीं। हमारे पास कोई सिर्फ 10% ऑफ द वाटर अवेलेबल जो है उसके लिए स्टोरेज है, बाकी 90% जो पानी है हमारा उसके लिए स्टोरेज नहीं है। सही। तो इस वजह से ये हमें डिमांड, एक डैम ही इस मसले का हल है या फिर वो जो अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज सिस्टम होता है वो भी फाल किया जा सकता है? इसके ऊपर आप क्या हमें गाइड करेंगे? देखिए, मुख्तलिफ तरीके हैं। जब आप रिवर्स के बड़े दरियाओं के सैलाब की बात करेंगी या उसके पानी की, तो फिर तो डैम्स हैं। लेकिन जब आप अर्बन फ्लडिंग की हम बात करते हैं तो अर्बन फ्लडिंग के लिए हमारे पास ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कंसेप्ट है, जिसको हम रिचार्ज वेल्स कहते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें पानी को ठहरा के और ज़मीन के अंदर रिचार्ज कर दिया जाता है। दरियाओं के बेड से भी रिचार्ज कर सकते हैं हम इसको। और इसके साथ साथ जो है, जो हमारा स्मॉल डैम्स हैं, मिनी डैम्स हैं, चेक डैम्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे मिनी डैम्स हैं उनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जिस तरह पोटोहार के इलाके में हमने बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं, इसी तरह हमारे केपी और बलोचिस्तान में फ्लड इरिगेशन का कॉन्सेप्ट है और वहाँ पे लोगों ने बंदात बनाए हुए हैं और वो रोत को ही इरिगेशन एग्रीकल्चर करते हैं। सही। तो तरीके तो बहुत से हैं और सदियों पुराने तरीके हैं, लेकिन सदियों पुराने तरीकों में एक तरीका भल सफाई का भी कहलाया जाता था। लेकिन हमारी निगाहों से कोई एक ऐसी खबर या हेडलाइन नहीं गुजरी कि कोई एक सूबा भी हो जिसमें भल सफाई की मुहिम चली हो। जी, भल सफाई जो है वो एक बहुत महंगा ऑप्शन है। भल सफाई की बजाय जो है हमें जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें दरियाओं के रास्ते हैं, दरियाओं के रास्तों में ही हमने रुकावटें खड़ी कर दी हैं, आबादियां बना दी हैं, रोड्स बना दी हैं, ट्रांसमिशन लाइनें बना दी हैं। अगर हम इन रास्तों को ही क्लियर कर दें तो हमारे आधे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, पानी को अपना रास्ता मिल जाएगा। सही। और इसके साथ साथ फिर हम स्टोरेजेस भी बनाए, हम ऑफलाइन स्टोरेजेस भी बनाए, हम जो है अपने जो डेजर्ट्स और इतनी जो हमारी वीरान जमीनें पड़ी हुई हैं, हम वहाँ पे सैलाब के पानी को डाइवर्ट करके और उसको वहाँ पे सेव करें, स्टोर करें। बहुत से तरीके हैं जी। ठीक है ज़फ़र इकबाल साहब, आपको पॉइंट आगे साथ ही रहेगा। मेरे साथ दीगर पैनलिस्ट भी मौजूद है। इसार राना साहब, क्यों हर बार की तरह इस बार भी हुकूमती पॉलिसियाँ नाकाम हुई? जहाँ पर इतने हमारे पास तरीके मौजूद हैं, जिद्दत मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या फिर हमारी नीयत नहीं है कि हम पैसा वहाँ पर खर्च करें?
नीयत हमारी बहुत अच्छी है। अब ये सारा कुछ होगा तो हम भीख का कटोरा उठा के इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएंगे ना, कि क्लाइमेट चेंज से देख लें तबाहियां फैल गई, दे मौला दे ना दे ते साडे कुछ दियो सानू, असी लोगों की छत्तां बनानियां ने, दीवारां बनानियां। यानी हम बेसिकली भीख मंगे लोग हैं ना, भिखारी हैं। तो उस भीख के लिए अगर कोई 40-50 लाख लोग बेघर हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है उससे? पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर फिर कैसे पैसे इकट्ठे करेगी बैनुल अक़वामी, उससे आप पाकिस्तान के बजट में से कैसे पैसे लेगी आबादकारी के और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, इसी तरह बाकी जगहों के ऊपर। तो वैसे भी पाकिस्तान की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, अगर सैलाबों में, रेलों में, बारिशों में, छत गिरने से, दीवारें गिरने से, करंट लगने से वो बंदे मर भी जाए 50-60 हजार, तो क्या फर्क पड़ जाता है? लिहाजा हुकूमत प्यारी की नियत पे आपको शक नहीं करना चाहिए। वो बड़े खुलूस दिल के साथ, नेक नियति के साथ आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो एक फिगर इकट्ठे करके फिर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे जाके और अल्लाह बड़े बड़े ऐलानात भी किए गए हैं, 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। मैं तो हैरान होती हूँ कि पहले लोगों के बेघर होने का इंतजार करते हैं, फिर चेक्स की तकसीम की तकरीबात शुरू हो जाती हैं। रिजवान रजी साहब यहाँ पे तो उन्होंने सिंध का हवाला दे दिया। मैं केपी की भी बात करना चाहूंगी, जो भी हाल ही में दराए सुबात का जो मकाम है, गो के वहाँ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं केपी में दीगर अक्सर मकामात पर। लेकिन कल ही के भी एक जो थी ना फुटेज आई, इंजीनियर अमीर मकाम साहब मौजूद थे, अलीमीन गंडापुर साहब थे, फैसल करीम कुंडी साहब थे, ऐसी खुशगपियों में मसरूफ थे कि अलमान हलफीज, और इनको देख के कोई कह नहीं सकता कि इनको आवाम का कोई दुख दर्द भी मौजूद है। यकीनन अमीर मुकाम साहब का जो होटल था दरिया सवात के किनारे, और जिसने दरिया के अंदर भी नाजायज़ तजावज़ात की गई होंगी, वो हंस हंस के अली अमीन गंडापुर उनको बता रहे होंगे कि मैंने वो गिरा दिया है, और अमीर मुकाम साहब उनका शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। गवर्नर हाउस की ये तस्वीर थी, यकीनन ये हुआ होगा। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब का कि उन्होंने ना मुझे भट्टू साहब का कोई लफ्ज़ सुनने दिया है, ना इसार राना साहब का कोई लफ्ज़ सुनने दिया। ऑडियो बंद रखी है, तो मैं ईमान के जोर के ऊपर तबसरा करूंगा। देखिए, आप 100 बाल सफाइयों की बात करते रहे, मैं आपके सवालों के जवाब से ले रहा हूँ। आप 100 तरह के वाटर कंजर्वेशन की बात करते रहे, जैसा कि पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत करती रहती है। डैम का नेमल बदल कोई नहीं हो सकता। डैम को मतलब घर की टैंकी पानी की बनेगी तो उससे आगे आप फिर पानी लेने की बात करेंगे। जब टैंकी के अंदर पानी नहीं होगा, यानी इन 15 से 45 दिन के अंदर बाज़ सूरतों में 40 MAF, और आजकल जो कि जरा खुश्की के दिन है, खुश्की के साल है, 20 के करीब, 20 से पिछले साल गया था, इस साल देखते हैं कितना जाता है। ये पानी इन 15 से 45 दिनों में बह के समंदर में चला जाता है। जी ठीक है। और यहाँ पे लोग सड़कें रोक के बैठे होते हैं कि हम नई नहर नहीं बनाने देंगे और नया पानी नहीं बनाने देंगे। और मैंने जब इस प्रोग्राम में कहा, बड़ी आग लगी थी मेरे खिलाफ, तो कौमी असम्बली में नेशनल वो तहरीक इस्तिक़लाल भी आने लगी थी कि कोऑर्डिनेट कर रही थी हुकूमती शख्सियात, बहुत बड़े आईनी दफ्तर से बैठ के उनको, मुजाहिरीन को, और उनको हदायत जारी कर रहे थे। और उस वक्त जब मुल्क हालत जंग में था, उन्होंने भारतीय डिजाइन के ऐन मुताबिक मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। लेकिन इसके ऊपर बात ना की जाए, मैं सिर्फ आपको तारीख के हवाले से बताऊंगा। हर नबी का एक मोजज़ा होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोजज़ा जो था वो डैम था। उन्होंने दरियाए नील के ऊपर डैम बनाया, और तारीख हमें बताती है कि दरियाए नील की और मिस्र की ज़रूरी ज़रूरियात का 7 साल का पानी उसके अंदर दस्तयाब होता था। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिस तरह हजरत उमर फारूक ने ये स्टैंडर्ड सेट किया कि अगर आप किसी भी प्रोड्यूस का 7% खरीद ले, सरकार खरीद ले और उसे स्टोर कर ले, तो वो उसके प्राइस डिक्टेट कर सकती है, सिर्फ 7%। जब हमने उसको वायलेट किया, 40% पे गए, 40 लाख गंदम के ऊपर, वो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसी तरह ये हमें बड़े वाटर रिजर्वायर की तरफ जाना पड़ेगा। और पानी जैसे ही बहाव शुरू हुआ, चौथे दिन हमें मंगला का स्पिलवे खोलना पड़ गया, और 8वें दिन हमें तरबेला का स्पिलवे खोलना पड़ गया, यानी कि वो भर गए पानी से। ठीक है, रज़ा पॉइंट आपका है, कोई टेक्निकल ग्लिच है। अनवर रज़ा, मैं आती हूँ ब्रेक के बाद, आपकी तरफ एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तानी इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री में एक खबर कल से खासी गर्दिश कर रही है, जो कि अदाकारा हुमैरा असगर की
मौत के हवाले से यकीनी तौर पर ये एक नाखुशगवार वाक़या है और इसके ऊपर हर जो दिल है वो गमगीन है, लेकिन शायद मुझे यहाँ पर हर दिल के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे बेहिस लोग भी मौजूद हैं जो कि तरह तरह के जो है वो इस मौत के ऊपर तबसरे कर रहे हैं, तज्जिए दे रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन जाकर पढ़ें, अगर जहाँ कहीं भी इस वाक़े को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है तो लोग कह रहे हैं ऐसे लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है और ना जाने किस किस्म के बयान जो है ना वो लोग देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मीनवाइल इसी सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किए हैं, सहाफ़ी हैं और पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में स्पेशली शोबिज़ इंडस्ट्री में खासी गहरी निगाह रखते हैं, नईम साकिब साहब। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, हाल ही में उन्होंने हुमैरा असर का इंटरव्यू भी किया था। तो ज़रा पहले उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने हुमैरा को कैसा पाया और क्या उन्हें उनके गुफ्तगू में कहीं ये महसूस हुआ कि जो हुमैरा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार थी, डिप्रेशन का शिकार थी, कि ये वजह हो सकती है उनकी मौत मौजब बनने की। नईम साकिब साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ा ही ज़ाहिर दिल अफसरदा है जिस तरह सारे आपने बताया, लेकिन देखें एक चीज़ है कि हमें जो कमेंट करने से पहले ना हमें सोच लेना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। एक जवान मौत, एक ऐसी ख़ातून जिसने अपनी स्ट्रगल से एक मुकाम बनाया, उससे मेरा जो ताल्लुक़ था वो अगर जाएँ तो एक चैनल पे हम काम करते थे तो वहाँ में प्रोग्राम के सिलसिले में आती थी, मैं हेड कर रहा था चैनल को, तो वहाँ से उनका मेरा ताल्लुक़ बना। फिर 2-3 साल पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जब मैंने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आएँ इंटरव्यू के लिए। तो वो कराची से आई और उन्होंने जब बात की तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचूँगी, और बग़ैर किसी लालच के एक अच्छे ताल्लुक़ की वजह से वो तशरीफ़ लाई। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आपने पूछा कि उनको की बातों से कभी आपको लगा She was very much committed to his job। वो बहुत ज़्यादा अपने एक पैशनेट खातून जिस तरह होती हैं, जिस तरह काम करना चाहती हैं और टाइम की पाबंद पढ़ी लिखी खातून। आपको बताऊं कि उसने एमफिल किया हुआ था फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से, एनसीए से पढ़ी हुई थी वो, मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। अच्छा, नईम साहब, कहा जा रहा है कि 7 साल से तकरीबन वो अपनी फैमिली से अलग थी और उनके वालिद साहब ने भी और उनके घर वालों ने भी लाताल्लुकी का इजहार किया, क्या उस वक्त भी लाताल्लुकी ही थी उनके के साथ? देखें, जब मेरी उनसे बात इस इंटरव्यू के दौरान मैंने ये सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं कराची शिफ्ट हो गई हूँ। हाँ। क्योंकि काम फैशन का ज़्यादा कराची में होता है। अच्छा। तो कराची में वो शिफ्ट हो गई थी और उन्होंने ये भी बताया कि शुरू में मेरे घर वाले जो शायद मानते नहीं थे कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे उनके फैमिली मेम्बर्स जो सरकारी जॉब्स पे हैं, डॉक्टर्स हैं, तो लेकिन कहती बाद में मेरा शौक देख के, मेरा वो टैलेंट देख के मेरी वालदा ने अपने मेरे वालिद साहब से बात की और उसके बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दी। तो वो इजाज़त लेकर, बकौल उनके कि वो इजाज़त लेकर गई थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप इस फील्ड में क्या करना चाहती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम देना चाहती हूँ और मेरी ये कमिटमेंट है इस फील्ड के लिए कि मैं कोई ऐसा बड़ा करूं जिसमें पाकिस्तान तो नईम साकिब साहब, यहीं से अंदाजा हो गया कि मीडिया इंडस्ट्री में सहाफती एतबार से उनके वालिदैन को कोई मसला नहीं था, शोबिस का शोबा अपनाने में वहाँ से जो है ना ये इख्तलाफ सामने आ सकता है। लेकिन सर, क्या वजह है कि हमारे यहाँ अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? मैं तो यहाँ पे कहूँगी सिर्फ शोबिस इंडस्ट्री नहीं, अभी तक ऐसे वालिदैन मौजूद हैं जो खबरें पढ़ने वाली खवातीन हों, प्रोग्राम एंकर्स हों या कुछ भी हों, उनको बड़े ही हकारत के साथ देखते हैं। देखिए, इसमें जो है अच्छे बुरे हर फील्ड में लोग होते हैं, तो शायद हमारे वालिदैन या हमारे पेरेंट्स जो शायद इसको बेहतर ना समझते हों कुछ, लेकिन कुछ मेरे सामने भी है। आपके इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी लड़कियां काम कर रही हैं जिनके पेरेंट्स उनको शौक से भेजते हैं कि वो जाएं काम करें, जो उनके अंदर टैलेंट है। इवन के हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हैं जिनकी अपनी बच्चियां इस फील्ड में हैं, 2-2, 3-3 एंकर बनी हुई हैं इसी फील्ड में। तो ये कुछ लोग जो आप कह लेना कि कुछ भी अच्छा कर ले, चाहे वो इस फील्ड में ना हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे कुरान पाक पढ़ रही हो, उन्होंने बुरा कहना ही होता है। ठीक है, चले मैं जरा रिजवान रज़ी साहब, कहते हैं कि डिग्री हासिल कर लेने से कुछ नहीं हो जाता, आपके मुआशरती रवैये भी जो है ना वो बड़े मानी रखते हैं। मेरे लिए तो ये बड़ा शॉकिंग था कि एक वालिद अपनी बेटी की लाश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब दिस इज, उसमें कुछ फैमिली के भी हो सकते हैं मसाइल हो सकते हैं, वालिद साहब सगे या सौतेले भी हो सकते हैं, कुछ तरह की इश्यूज हो सकते हैं। मुझे याद है साकिब भाई ने जैसे कहा, साकिब भाई के साथ हमारा कम से कम 3 दहाइयों का ताल्लुक तो है प्यार का।
हमारे उस्तादों में से हैं सर आप तो। मुझे याद है कि जब वो शादी हुई ये तो उसके बाद मैं एक प्रोग्राम में मॉर्निंग शो किया करता था। मैं साकिब साहब की बात को आगे बढ़ रहा हूँ कि लोग किस तरह सोचते हैं। तो मेरी मिसेस की जो नानी साहिबा थी वो विंडोज में हम 3 लोग बैठे होते थे, खातून एक हिना मलिक हमारी एंकर थी। तो उनको इस बात के ऊपर बहुत एतराज था कि ये लड़की के साथ जुड़ के क्यों बैठा होता है। अच्छा। उनको ये नहीं पता था कि ये विंडोज होती हैं, ये अलग कैमरे होते हैं। आई मीन ये जो शो भी तेजी से डेवलप किया है और हमारी पिछली नस्ल जो है वो उसके साथ उस तरह से डेवलप नहीं कर पाई, तो वो नई रियलिटीज को एक्सेप्ट करने के अंदर सर आज उन भी एक बुजुर्गों रावलपिंडी में को वाकया मसाइल रिपोर्ट होते हुआ हैं। कि जी। एक बच्ची ने बाप के कहने पर टिकटॉक ऐप डिलीट ना करने पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। हाँ, अब देखिए वो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, उनको पिछली नस्ल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती मेंटली तौर के रिजवान ऊपर। भाई एक तरफ तो ये आलम है, दूसरी तरफ अब किसी लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं ना तो वो कहते हैं, पहले पूछते थे लड़का क्या करता है, अब दूसरी तरफ ये भी पूछते हैं कि लड़की करती क्या करती है। बिल्कुल ऐसे। और अभी भी एक तरफ ये एक्सट्रीम है और दूसरी तरफ ये एक्सट्रीम। जर्नलिज्म इंडस्ट्री हो, खवातीन एंकर जो हैं उनके रिश्तों के ताहाल मसाइल मौजूद हैं। आप जो है ना वो दे दीजिए, अकाउंट बता दीजिए उनका, तो फिर हम यस या नो करेंगे। अब ये वाला सिलसिला मुझे आगे अनवर रज़ा, हमारे माशरे में बेहिसी यहाँ तक भी पहुंच चुकी कि 1 महीना हो गया अदाकारा हुमैरा की लाश को उनके फ्लैट में, लेकिन चले पड़ोसी तो पड़ोसी, किसी दोस्त ने नहीं पूछा, किसी एक्स कोलीग ने नहीं पूछा, किसी के साथ तो हाल ही में कोई कमर्शियल कोई ड्रामा किया होगा, कुछ तो किया होगा। ये हमारे माशरती रवैये। अब हम माशी तौर पर अपनी परिस्थिति का शिकार हो चुके हैं। उनका मुनाफिकाना सोच, हमारी पूरी नजर। आप देखिए कि हम घर से नॉर्मली हर उस बच्ची को अपनी मिजाज समझते हैं, मजबूरी की वजह से, अपनी की वजह से या किसी पेशे की वजह से घर से कदम रखती है। दूसरी बात जो आपने देखिए, हमारे यहाँ इतनी बेरा रवि है, इतनी बेइज्जती है शहरों के अंदर, तो आपको समझाया आपको नहीं होता वो क्या कर रहा है, गर्ज नहीं। हमारी रवायात, हमारे कल्चर तब्दील हुआ है, हमारी सोच बड़ी तेजी से तब्दील हुई है और हमारे माशरे की जो सोच है उसकी गंदगी की वजह से हम अपने बच्चों को घर से बाहर कदम नहीं देते। देखिए एक प्रोफेसर सोच रखने बात करे, वो भी बेचारे इस बात पर मजबूर होते हैं, बच्ची निकलेगी 100 तरह के जन्म लेते हैं, बाप करता है। हमारे इस माशरे की सोच है, मैं समझता हूँ उसे तब्दील करने की जरूरत है, एक बात। और दूसरी बात, हमें अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, उन्हें हमें बूस्ट अप करना है, उन्हें बताना कि आपने अपनी इज्जत के लिए, अपनी कार के लिए, अपनी बाहर अगर निकलती है तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा अनवर रज़ा। मैं आप ही की बात को सेकंड करते हुए आगे जाना चाहूंगी। इसारा साहब, ये वाकई बहुत बड़ा इल्म है कि हम अपनी बेटियों को तालीम तो हासिल करवाना चाहते हैं, लेकिन डिग्री लेके क्या वो घर में बैठ जाए, और अगर वो बाहर निकलने की जसारत करते हैं या अपनी मर्जी से कोई शोभा अपनाना चाहती है, वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही, ना तो वालिदैन में आ रही है, ना रिश्तेदारों में आ रही है, ना समाजी रवैयों में आ रही है, और गली मोहल्ले वाले तो वैसे भी बात करने से पीछे नहीं रहते। नहीं, इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अब जब बच्चियां को डिग्री ले लेती हैं तो उनको हक है कि वो उस डिग्री को प्रैक्टिकली भी करें, लेकिन बच्चियों पे भी कुछ फ़र्ज़ हैं। अच्छा, उन्हें भी अपने नॉर्म्स, उन्हें भी अपने मुआशरती हदूद क़यूद का ख्याल रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वालिदैन को ही हर बात में मोरद इल्ज़ाम ठहराएं। हमें अपनी जो नई नस्ल है उसको भी आज़ादी का मतलब समझाना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी खातून घर से बाहर निकलती है किसी काम के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो गई और वो हर चीज़ का डिसीजन, हर चीज़ का फैसला अपनी मर्जी से कर सकती है। बहरहाल हमारा एक मुआशरा है, हमारे मुआशरे की रवायत है, हमारे मुआशरे की कुछ हदूदों के यूद हैं। मैं तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इसारा साहब के अगर कोई खातून अदाकारी का शोबा इख्तियार करना चाहती है, घर वाले अगर इजाजत ना दें तो वो अदाकारी का शोबा इख्तियार ना करे? नहीं, ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा मैंने, ये बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, मैंने ये कहा कि अगर वो अदाकारी कर रही है, जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो अदाकारी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब अपने माँ बाप को कहे कि चूंकि मैं अदाकारा हूँ और अब मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरी मर्जी में मेरा जिस्म, मेरी मर्जी मेरी वो, तो अब मैं तुम लोग जाओ भाड़ में, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सकती हूँ। बहरहाल हमारे अंदर हम रवायती मशरिकी मामलात बहुत सारे चल रहे होते हैं,
तो मैं ये समझता हूँ कि खानदान से जुड़े रहकर जो खवातीन अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, देयर आर सो मैनी ग्रेट लेडीज इसमें, हमारे मीडिया में जो अपना घर भी चलाती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, अपने खाने भी घर जाके पकाती हैं, अपने खानदान से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये जो खानदान से तकसीम हो जाना होता है ना, उस मेरा ख्याल टाइम नहीं रहा, नहीं तो परवीन बोबी को ले लें, देविया भारती को ले लें, अभी आयशा कराची में उनका इंतकाल हुआ है। तो ये सब वो लोग होते हैं जो फिर एक अपनी जात में जुड़ के रह जाते हैं। गुफ्तगू के आयशा साहिबा के भी हवाले से बात की, उन्होंने तो खुद जो कमाया अपने बेटों के नाम कर दिया। तो मुआशरे की बेइज्जती की मिसाल तो ताज़ा तरीन यहाँ पर भी मौजूद है कि जब माँ कमा रही थी तब बेटे हड़पने को तैयार थे, लेकिन फिर जब वो लाश मिली तो हमें पता है कि वो हफ्ता पुरानी लाश थी। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।